बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं फेस टू फेस। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से लेकर दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर तहरीक इंसाफ कुछ कन्फ्यूजन का शिकार मुझे नजर आई है, या फिर तहरीक इंसाफ इनकारी है। अदारों और तहरीक इंसाफ के दरमियान शायद अभी भी कुछ इख्तलाफात बरकरार हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया अदारों और दूसरी सियासी जमातों के खिलाफ इंतहाई सख्त जबान इस्तेमाल करना, और फिर तासर तकरीबन वज़ीर आला KP के अली मीन गंडापुर के बयानात से भी आपने देखा होगा। नाज़रीन, इस तरह के बयानात जो अभी आपने मेरी स्क्रीन पर देखे, इस तरह के बयानात से नाज़रीन इंसाफ, PTI, तरीके एतमाद, आप किसी टॉपिक पे बात कर ले, नाज़रीन बर्फ पिघलती नजर नहीं आ रही इस तरह के बयानात की वजह से। और ये तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली से मैं कहूँ, या फिर तहरीक इंसाफ के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के मौके पर नून लीग के रहनुमा और वजीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी साहब ने बानी तहरीक इंसाफ को क्लियर दहशत गर्दों के पैटर्न चीफ का लफ्ज करार दिया है। तलाल चौधरी साहब, जो कि मुतवक्के था और कोई सरप्राइज नहीं हमें मिला, उसमें उन पार्टियों ने शिरकत नहीं की जो या तो नरम गोशा रखती हैं इन दहशत गर्दों के लिए, या फिर वो इतनी हिम्मत नहीं रखती कि वो इनके सामने खड़ी हो जाए। PTI ने फिर उसी तरह रवायतन पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामले पर होने वाली इस तरह की बड़ी मीटिंग को फिर उससे बाहर रही। इमरान खान अपनी हुकूमत में भी अपोजिशन के साथ सिक्योरिटी की मीटिंग्स में वो इंडिया ने हमला किया हो या कोई और बड़ा मसला हो, बैठने से इनकारी रहे। अपने दौरे हुकूमत में ही उन्होंने वो बीज बोया कि जिसकी वजह से आज हर रोज शहादतें हमारे नसीब में लिखी गई हैं। नाज़रीन, मामलात किस तरफ जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं, फैसल चौधरी साहब और अली गौहर बलोच साहब। सबसे पहले आगाज करता हूं फैसल चौधरी साहब से। चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, पार्लियामेंट की राहदारी देखी आपने, ख्वाजा आसफ और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात भी देखी आपने, कह के भी देखे, और फिर बैरिस्टर गौहर की जानिब से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि हम तो पहले ही दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक होना चाहिए, हम एग्री हैं। चौधरी साहब, सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अगर बैरिस्टर गौहर ने यही बात ख्वाजा आसफ साहब को कहनी थी तो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जाकर सिपा सलार पाकिस्तान थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उस वक्त कह देते। इस सियासी गलती से इमरान खान के बाहर रहने के इम्कानात क्या मजीद चौधरी साहब कम नहीं हो रहे, क्या कहेंगे? देखिए, सियासी कमेटी के इजलास को तो मियां नवाज शरीफ और मोहसिन नकवी ने सीरियस नहीं लिया। उन्होंने इसको अहमियत का हामिल नहीं समझा और दोनों की शमूलियत नहीं हुई वहाँ पे, और दोनों ने अदम शमूलियत की है। उसके बाद जो पार्टियाँ वहाँ पे शामिल हुई हैं, ANP और JUI ने भी अपना इलामिया ऑपरेशन के ख़िलाफ़ जो है वो किया है और उन्होंने उससे एग्रीमेंट नहीं किया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जो है वो एक पार्लियामेंट की कमेटी का इजलास है जिसमें कोई ख़ास इलामिया में कोई बात भी बाहर नहीं आई है। वहाँ पे इंडिया और अफ़गानिस्तान का जिक्र भी नहीं किया गया है, और वहाँ पे किसी ऐसे एक्शन प्लान का भी जिक्र नहीं है। इमरान खान साहब को इंगेज किया जाता, उनके साथ बात की जाती, तो डेफिनेटली PTI ने हमेशा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और अवाम के लिए हमेशा तमाम तर मुश्किलात बावजूद जो है वो बैठना हमेशा प्रेफर किया है, तो प्रेफर करते हैं। लेकिन हुकूमत का पहले दिन से ये एक सोचा समझा मंसूबा था जिसके सरगना ख्वाजा आसफ हैं कि वो नॉर्मलाइजेशन नहीं देखते। जाफर एक्सप्रेस के ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को एक्यूज़ किया गया इस कामों के लिए जो कि उनके बिल्कुल इल्ज़ामात धरे गए, और सोशल मीडिया की कैंपेन जो है उसको एक इल्ज़ाम धरने की कोशिश की गई और आज तक किसी ऑफिशियल अकाउंट का हवाला नहीं दिया गया, और इदारों के पीछे छुपने की कोशिश नाकाम है क्योंकि अपनी हुकूमती कारकर्दगी नहीं है। हुकूमत की ना कोई फॉरेन पॉलिसी है, ना
इंटरनल सिक्योरिटी की पॉलिसी हमें नज़र आ रही है, ना ही कोई उनकी मुआशी पॉलिसीज़ जो हैं वो आगे बढ़ी। और सबसे बढ़ के सियासी अदम इस्तेहकाम से हमकनार करने में इस हुकूमत का, मुल्क को इस हुकूमत का बहुत बड़ा किरदार है, जिससे ये बाहर नहीं आए। तो जब हुकूमत की अपने लोग इस कमेटी में नहीं शामिल हुए तो आप फिंगर पॉइंटिंग जो है अपोजिशन की तरफ करना, तहरीक इंसाफ की तरफ करना, वो तो फिर बेमंतक बात है। दुरुस्त कह रहे हैं फैसल चौधरी साहब। मैं अली गौहर बलोच भाई आपसे जानना चाहता हूं, GIT तहकीकात के मुताबिक अदारों, रियासत और हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाने वाले PTI सोशल मीडिया पर 3 बड़े जो ऑफिशियल अकाउंट्स है उनका तल्लक चेयरमैन PTI की तरफ जा रहा है। ये तीनों अकाउंट्स बैरून मुल्क से मखसूस अफराद के ज़रिए ऑपरेट होते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बाज़ार जो लग रहा है GIT की तहकीकात के मुताबिक अगर ये इल्ज़ामात साबित होने जा रहे हैं तो बानी, चेयरमैन और मुलव्वस अफराद जो होंगे उनके खिलाफ फिर हुकूमत को बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। कुछ अंदर की बात अली गौहर बलोच भाई हमें भी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात तो बड़ी क्लियर है कि जो हम डिजिटल दहशतगर्दी की बात करते हैं और जिस तरह से एक कैंपेन की सूरत में चलाया जाता है, ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात के बाद और इवन 9 मई के वाक़यात से पहले भी, जिस तरह से हमारे रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जहर उगला जाता है, जिस तरह से शुहदा की तज़लील की जाती है और जिस तरह का मवाद सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो मुल्क के ख़िलाफ़ फैलाया जाता है, वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो ये कहा जाता था कि चूँकि ये सारे अकाउंट्स जो थे बैरून मुल्क से ऑपरेट होते थे, अब चूँकि वो एक्सपोज हो चुके हैं और काफ़ी लोग जो है वो पकड़े भी जा चुके हैं और उनके नाम भी सामने आ गए। हत्ता कि मैं कल ही एक देख रहा था, एक चैनल था, वहाँ पर वो फिगर बताए जा रहे थे कि इनको महाना कितने करोड़ों की आमदन है जो पाकिस्तान के खिलाफ जिन अकाउंट से जहर उगला जाता है और रियासती इदारों के ऊपर हमला किया जाता है, उन अकाउंट्स पर करोड़ों रुपयों की और करोड़ों मतलब है कि वो हज़ारों डॉलर्स बनते हैं जो उनकी आमदन है। तो जाहिर है कि मतलब है एक तरफ वो पैसा कमा रहे हैं, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के इदारों अली भाई, हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत कैसे पाबंदी सलासल करेगी, ये बताएं। जी बिल्कुल, हुकूमत जो है वो उन्होंने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उनके ऊपर कानून के मुताबिक जो है वो मुकदमात कायम किए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो उसके ऊपर लेजिस्लेशन भी की जाएगी ताकि उन लोगों के इर्द गिर्द घेरा तंग किया जा सके जो रियासती इदारों के ऊपर बार बार हमलावर होते हैं। और याद रहे कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो कानून और आइन के मुताबिक जो भी कार्रवाई हो सकी वो इंशाअल्लाह ताला करेगी। और आपने देखा है कि जब से ये कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं वो पहले से इन चीज़ों पर फ़र्क आया है और ये लोग अपनी गिरफ्त में भी आए। ख़ास तौर पर जो कोयटा का वाक़या हुआ, आपने देखा कि PTI का जो नैरेटिव था वो जो इंडिया से जो जर्नलिस्ट और एनालिस्ट तबसरे कर रहे थे उनके साथ उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए ये नजर आ रहे थे और ये भी एक अफसोसनाक है। और उसमें दुरुस्त कह रहे हैं अली गौहर बलोच भाई, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं फैसल चौधरी भाई आपसे ये जानना चाहता हूं कि मौलाना फजल रहमान ने पहले शिकवा किया था कि CM KPK की ज़बान कुछ ज़रा थोड़ी सी नरम फरमाएं। फैसल भाई, अब तो CM KPK ने वाज़िया तौर पर सीधा ही कह दिया है फैसल वावड़ा साहब को कि नामाकूल इंसान का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है। मैं आपसे फैसल भाई ये जानना चाहता हूँ, इसकी वजह मुझे बताएं, ये ऐसी इतनी हार्ड टॉक जो हो रही है ये क्यों हो रही है, वजह क्या है? देखिए, हार्ड टॉक की बात नहीं है। दो मुतारिब सियासी जमातें हैं, आपस में उनका इलेक्शन है, सियासत वो करती रही हैं। एक मामलात में शिद्दत थी, उसको इतदाल पे लाए हैं और उसमें मौलाना फजल रहमान साहब का भी बड़ा किरदार है, असद कैसर का भी बड़ा किरदार है और इमरान खान साहब ने भी उसके ऊपर अपना अप्रूवल दिया है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है। सियासी मामलात हैं, उनको बैठा के हल कर लिया जाएगा। और अली अमीन और ने ये मैसेज असद कैसर के ज़रिए कन्वे किया है मौलाना साहब को कि आपके जो भी तहफ़्ज़ात हैं उनको एड्रेस किया जा सकता है और बैठ के बात कर लिए जाएंगे। और जो मौलाना साहब के तहफ़्ज़ात हैं वो कोई किसी तरीके इंसाफ से तो नहीं है, उनकी तो शिकायत निज़ाम से है और तहरीक इंसाफ और JUI की उंगलियां एक ही समत में उठ रही हैं।
और ये मामला जो है ये आपस में तय कर लिए जाएंगे। बाकी कम्युनिकेशन गैप होते हैं वो नहीं होने चाहिए, उनको कवर करने की ज़रूरत है और असद कैसर साहब इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उसी वजह से आप देखेंगे कि ईद के फ़ौरन बाद एक मुतफ़क्का लाएमल भी आएगा, मुतहदा अपोजिशन अलायंस भी आपको नज़र आएगा और उसके बाद एक जो बाकायदा तहरीक की शक्ल इख्तियार करता हुआ आपको नज़र आएगा और एक पावरफुल अपोजिशन का अलायंस आपको हुकूमत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में नज़र आएगा। अली गौहर बलोच भाई, उमर यूब साहब फरमाते हैं कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी गई। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन तो मुल्की सलामती का मामला है, क्या किसी सियासी जमात या सूबाई हुकूमत को इसमें रुकावट डालने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? गंडापुर साहब भी फरमा रहे हैं कि हम ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देते, हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? नहीं देखें, ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है। जाहिर है कि जब साबका दौर में आपने देखा कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो बानी पीटीआई और उस वक्त जनरल फैज साहब ने जिस तरह से दहशत गर्दों की सहूलतकारी की और उनको रिहा किया, अब वही जो अरसा दराज की कुर्बानियों के बाद जिस दहशत गर्दी पर हमने काबू पा लिया था वही अब फिर पर मतलब सर उठा रही है और वो देख ले उसमें कितनी शहादतें हो रही हैं, जिसमें हमारी अफवाज की हैं, जिसमें हमारी पाकिस्तान की अवाम की शहादतें हो रही हैं और किस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को भी ज़रूर कटहरे में लाना चाहिए कि जिन लोगों ने इन दहशत गर्दों को रिहा किया था उसकी वजूहात भी सामने आनी चाहिए और ख़ास तौर पर पीटीआई की तरफ से कभी भी इस तरह का एक्शन नहीं हुआ कि जिससे ये साबित हो कि ये एक पुरअमन सियासी जमात है। जब भी इन्होंने एहतजाज किए हैं, लॉकडाउन किए हैं, अवाम की ज़िंदगी को अजीरन किया है और इसके साथ साथ ग्रीन बेल्ट्स में आग लगाई है, रेड जोन के अंदर दाखिल हुए, हत्ता कि बेशुमार अनगिनत वाक़यात है जिनको कोट किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जब एक पार्टी जो है वो सियासी लिबादा ओढ़ के और इतना इंतशार ज़्यादा सियासत करेगी तो जाहिर है कि फिर मुल्की हालात जो है वो स्टेबल तो नहीं रहेंगे। लेकिन अब यही वजह है कि अब ये सख्त इक़दाम उठाने पड़ रहे हैं, सख्त कानून साजी करनी पड़ रही है ताकि वो लिबादा ख़त्म किया जाए जो सियासत का ओढ़ के उसके पीछे जो इंतशार फैलाया जाता है। कोई एक एहतजाज बता दें आज तक हिस्ट्री में पीटीआई की तरफ से जो कि पुरअमन रहा हो। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने एहतजाज में हिस्सा लिया, लेकिन बड़े बड़े जलसे भी हुए। उसके साथ साथ कोई ऐसा भी नहीं आया कि हमने किसी एक शहर में लॉकडाउन किया हो, कोई अवाम की जिंदगी। अली गौहर भाई, मैं एक शार्प सवाल करने जा रहा हूं फैसल चौधरी के पास और आखिरी मिनट में मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि अगर अली गौहर बलोच कोई सवाल मेरे काबिल एहतराम फैसल चौधरी साहब से पूछना चाहे तो आपको भी ये मैं मौका जरूर दूंगा। लेकिन उससे कबल फैसल चौधरी भाई, मेरे जो अडयाला जेल में आप तो खैर रोजाना जाते हैं और अक्सर ही जाते हैं, मेरे जो वहाँ पर ज़राए हैं उसने मुझे कहा है कि अडयाला जेल में मुलाकात के दौरान बहुत बहस तकरार शोर शराबे की आवाज़ें जो है वो बाहर तक आ रही थी जहाँ मेरा सोर्स खड़ा था, या फिर वो आवाज़ें जो थी वो बानी पीटीआई पर सख्ती के हवाले से शोर शराबा होगा लेकिन आवाज़ें बाहर तक आई है। जेल की इतलात आपके पास ज़्यादा होती है, कोई बात इंटरनल है तो काइंडली शेयर कीजिएगा मेरे प्रोग्राम में। कोई ऐसी बात नहीं, आपके ज़राए जो हैं वो अगर अंदर ही खड़े हों तो वहाँ पे तो कोई कमरा है ही एक, बाहर आवाज़ें कहाँ पे आनी थी। तो जेल के मुलाजिम है, खोल देता हूं बात को। हाँ, तो जेल के मुलाजिम तो वहीं पे खड़े होते हैं, इसलिए वो जो बाहर वाली बात है वो तो उन्होंने कोई एग्जैजरेशन की है। वो तो एक नॉर्मल गुफ्तगू होती है, ज़ाहिर है जहाँ पे वकील खड़े होते हैं, बातचीत हो रही होती है, 8 फुट दूर एक बंदा बैठा है तो गुफ्तगू है वो थोड़ी लाउड होनी पड़ती है। उसके अलावा तो कोई बहस मुबासा नहीं हुआ। बाकी ये है कि एक सैर असल गुफ्तगू होती है। इमरान खान साहब ने पूरा एक अपना नैरेटिव दिया जिसको बाद में बयान भी किया गया, मैंने भी ट्वीट किया, और इस सारे मामले में कोई ऐसी बात ना तो बहस मुबासा वहाँ पे हुआ है और डिस्कशंस होती हैं। डिस्कशंस जो हैं वो कानूनी कार्रवाइयाँ या केसेस के मुतालिक होती हैं। मेरे ख्याल में अली गौहर भाई, अगर आपको सवाल करना चाहें, वरना मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ फैसल चौधरी साहब से कुछ पीटीआई से पूछना चाहेंगे? लाइव जा रहे हैं, आपको इजाजत है? नहीं देखें, बात बड़ी क्लियर है, इसमें कोई बात
पूछने या बताने वाली नहीं है। बेशुमार दफा पीटीआई की तरफ से आया कि बानी पीटीआई को जहर दिया जा रहा है, उनको सहूलतें नहीं दी जा रही, फिर उन्हीं की बहन मुलाकात करके आती है और वो इन बातों की तरदीद करती है। तो ये मतलब है कि फेक न्यूज फैलाना, गुमराह कुन खबरें फैलाना, ये पुराना वतीरा है। ऐसी चीजों से मैं नहीं समझता कि पीटीआई को फायदा होता हो। फैसल भाई, फेक न्यूज फैलाने वाली सवाल जो है अली गौहर बलोच भाई कह रहे हैं फेक न्यूज बाहर आकर क्यों फैलाई जाती है, जवाब दीजिए। फेक न्यूज़ का तदारक सिर्फ उसी सूरत हो सकता है जब एक्सेस हो, जब आप मीडिया को एक्सेस दें। आप जेल की दीवारों के पीछे जो है इमरान खान से डरे नहीं, घबराएं नहीं, उनका ओपन कोर्ट ट्रायल करें तो ये अफवाहें नहीं होंगी। अगर मीडिया को एक्सेस होगी तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये कन्फ्यूजन जो है हुकूमत जानबूझ के कायम रखना चाहती है, लिहाजा वो इमरान खान साहब की तस्वीर से, जिक्र से, बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच भाई और चौधरी साहब, मेरे दोनों काबिल एहतराम दोस्त यहाँ पर मौजूद थे। नाजरीन, एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहा हूं और ब्रेक के बाद बात करूंगा आलमी मंजर की। पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत फलस्तीन, यूक्रेन, रूस और अमेरिका में क्या हो रहा है। एक शॉर्ट ब्रेक पे मेरे साथ रहिएगा। ये बलोच यकजहती कमेटी और इसकी नाम नेहाद लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों और क्रिमिनल माफियाज की एक प्रॉक्सी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे, जो एजेंसीज, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए। जो बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबे हो रहे हैं उनको मतनाज़े बनाया जाए। और इसका तरीका वारदात क्या है? तरीका वारदात ये है कि बैरूनी फंडिंग पर और बैरूनी बयानिए पर एक जत्था जमा करो, उस जत्थे के अराउंड मासूम शहरियों को वर्गलाओ, रियासत की रिट को चैलेंज करो और जब रियासत आगे से जवाब दे तो मासूम बन जाओ। और यही वो तमाशा है जिसको आपने पिछले चंद दिनों में गवादर में देखा, जिसका नाम राजी मुची था। बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के बाद वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और सिपह सलार का दौरा सऊदी अरब। सिक्योरिटी अमूर पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। MBS का पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल ऐलान हो गया है। नाजरीन, अफगानिस्तान में सूरत हाल तेजी से बदल रही है, जबकि अमेरिकी सदर ट्रंप के ओवल ऑफिस में दाखिल होने के बाद इसराइल और अमेरिका की फ़लस्तीन समेत यमन में हूसी बागियों और हमास पर ताज़ा हमले और जवाबी कार्रवाइयाँ, यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगी कैदियों के तबादले और अमेरिका की यूक्रेन के ज़खायर पर नज़र। आलमी मंजर कैसा है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डियर शहजाद साहब। जनरल साहब, BLA के हमलों का दायरा जो है वो गैस पाइपलाइंस और रेलवे ट्रैक से अब होता हुआ हाईवेज और शहरी इलाकों तक फैल चुका है। इंटेलिजेंस जो ज़राए हैं उसके मुताबिक भी इन तंजीमों को बैरूनी अनासर की वाज़ेह हमायत जो है वो तो जनरल साहब सामने आ गई है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में सिपह सलार पाकिस्तान ने ये वाज़ेह तौर पर बेहतर गवर्नेंस के साथ साथ पाकिस्तान को एक बार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। क्या ये बार्ड स्टेट जब अगर हम बनाएंगे तो फिर एक बड़े ऑपरेशन की तरफ हमें जाना पड़ेगा जनरल साहब? नहीं, मेरा ख्याल है बड़े ऑपरेशन पे नहीं जाना पड़ेगा और ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही रहेंगे और अब इसमें थोड़ी तेज़ी आ सकती है। और जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान के दुश्मन उनको पता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है, इनकी आर्म फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, इन्हें कन्वेंशनली कमज़ोर नहीं किया जा सकता। तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान को इकनॉमिकली कमज़ोर करना चाहते हैं, बिकॉज अगर पाकिस्तानी इकनॉमिकली स्ट्रांग हो जाते हैं तो फिर जो है हमें जैसे दुनिया डिक्टेट करती है, IMF वाले आके, वर्ल्ड बैंक वाले, वो नहीं कर सकेंगे। तो ये ओवरऑल एक एजेंडा है। बट पाकिस्तानी अफवाज जिस तरीके से तनदेही के साथ अपनी जानों का कुर्बान नज़ारा पेश करके पाकिस्तान को सेफ कर रहे हैं, तो अब ये वक्त आ गया था कि पाकिस्तान के सफर सलार जनरल आसिम मुनीर ने बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया है कि कब तक फ़ौज इस तरीके से अपने खून का नजराना पेश करके जो नालायकी है और नाअहली है और कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर सके बाकी इदारे,
उसका खमियाजा फौज को भुगतना पड़ता है। तो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसमें बताया है कि बाकी जो मुल्क के इदारे हैं उन्हें साथ पाकिस्तानी अफवाज के अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और उन्हें पूरी करनी चाहिए। और फ़ौज तो पाकिस्तान की जैसे सालमियत और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कुर्बानियाँ पेश करती रही है और वो पेश करती रहेगी, और इंशाल्लाह कोई कसर नहीं उठाई जाएगी कि पाकिस्तान में जल्द अमन बहाल हो जाए। जनरल साहब, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक अगर आप ज़रा गौर करें तो अफगानिस्तान में छोड़ा अमरीकी असला जो है वो ब्लैक मार्केट में भी दस्तयाब है। और जनरल साहब, अमरीकी M4 जो सॉल्ट राइफल है वो TTP के बाद अब BLA भी बलूचिस्तान में इसको इस्तेमाल कर रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जनरल साहब, अमरीका अफगानिस्तान में $7 अरब का असला छोड़ गया है, इसकी वजह क्या थी? अमरीका की गलती थी या कोई खास एहतमाम था? जनरल साहब देखें, जो मीडिया में आया वो तो यही था कि एक अफरा तफरी के आलम में रात के अंधेरे में और वहाँ जो इनके अफ़गानी काउंटर पार्ट्स थे उन्हें बताए बग़ैर ये मुल्क को छोड़ गए और असला पीछे छोड़ गए, जिसमें तमाम किस्म के स्मॉल आर्म वेपन्स, एमुनिशंस, गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर और जहाज़ भी थे। बट ये बड़ी ताकतें जैसे UK पाकिस्तान से जब निकला, जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुआ तो कश्मीर का मसला छोड़ गए। तो अमेरिका 2 दहाई अफ़गानिस्तान में रहने के बाद जब निकला तो पीछे $7-8 बिलियन का असला छोड़ गया, और पिछली अमेरिकन हुकूमत ने इस बारे में कोई बात नहीं की। अब जब से ट्रंप साहब आए हैं तो दुनिया एक नया अमेरिका देख रही है और उन्होंने बात की है कि यह असला हमें वापस करें। तो मेरा ख्याल है अल्टीमेटली जिस तरह से भी ये अफ़गानिस्तान में मौजूद है, अफ़गानियों को ये असला वापस करना होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। और जैसे आपने रिसेंटली देखा है कि हाई प्रोफाइल विजिट हुआ है जिसमें ज़ालिम खलीलज़ाद साहब जो पिछली हुकूमत के अफ़गानिस्तान के एलची थे वो आए हैं, और ट्रंप साहब के खुसूसी नुमाइंदे आए हैं, और जो एक अमेरिकन वहाँ पे पिछले 2-3 साल से कैद था उसको साथ लेके गए हैं। और तो मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान को भी रियलाइज़ हो गया है कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड है और वो अमेरिकन की कॉन्सेंट के बगैर ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते। स्पेशली जब से ट्रंप ने उनकी 40 से 80 मिलियन डॉलर की पर वीक एड को ख़त्म किया है तो ये रियलाइजेशन उनमें आ गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस शेप में भी ये असला अफ़गानिस्तान में है ये इन्हें वापस करना होगा, और पाकिस्तान को भी चाहिए इस मौके से फ़ायदा उठा के अमेरिकन के साथ एक कोऑर्डिनेशन से अपना एक रोल प्ले करे ताकि पाकिस्तान की अहमियत और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो अमेरिका की हेल्प से उसमें कमी आया या उसको ख़त्म कराना चाहिए हमें अपनी सरजमीन से। जनरल साहब, जैसे आप फरमा रहे हैं कि ये असला वापस करना होगा, और मैं भी ये समझता हूं कि अफगानिस्तान में छोड़ा जो असला है वो पूरे खित्ते में किसी अलाव की तरफ हमें धकेल रहा है, लेकिन क्या ये ट्रंप का जो बयान है ये सियासी बयान है या वाकई अमेरिका फिजिकली तालिबान से असला वापस ले सकता है? और आपको लगता है कि वैसे ट्रंप वापस आने की ये गलती करेगा अफगानिस्तान में? देखिए, वो यहाँ पे 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा रह के गए हैं, और जब से वो यहाँ से गए थे पिछली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और सिवाय इसके कि उन्हें एक खुफिया तरीके से फाइनेंशियल एड दे रहे थे। तो अमेरिका के वहाँ से जाने के बाद वहाँ चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, वहाँ वो रेल ट्रैक्स बिछा रहे हैं, वहाँ वो जो हाइडल प्रोजेक्ट्स है मुख्तलिफ दरियाओं पे जो है वो बांध रहे हैं। तो ये अब देखना होगा कि किस हद तक ट्रंप जो है वो जो कह रहे हैं उस पर अमल करते हैं। तो मेरा ख्याल है जिस तरीके से पहले वो एक इफेक्टिव प्रेजेंस थी वो दोबारा अफगानिस्तान में उनकी नहीं आ सकेगी। जनरल साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि ये एड तालिबान को अमेरिका दे रहा था, तो अब भी अगर वो एड बंद कर दी है, लेकिन जो साबका रवायत अगर हम गौर करें तो मशरक़ वस्ता के जरिए और भी बड़े रास्ते हैं वो तो चलती रहती हैं किसी न किसी मद में, क्या वो अभी भी चल रही होंगी? फिर बिल्कुल चल रही होंगी, बट मैं तो बात कर रहा था कि जो स्टेटमेंट ट्रंप साहब की आई है कि ये हमें असला वापस करें, तो अगर वो वाकई चाहते हैं तो बड़ी हद तक ये अफगानियों को उन्हें वापस देना होगा। जनरल साहब, यूक्रेन और रूस में 30 रोज़ा आर्जी और महदूद जंगबंदी पर इत्तफाक राय जो है वो हो गया है। सदर ट्रंप ने यूक्रेन के मादी ज़खायर के बाद तवानाई तनसीबात पर मलकियत की भी ख्वाहिश के इज़हार जो की है।
मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ वाज़ह तौर पर क्लियर, मुस्तकिल जो जंग बंदी का इम्कान है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, आप किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल वहाँ मुस्तकिल जंग बंदी होगी। और यूक्रेन ने अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने खुद जानबूझ के एक बड़ी ताकत के साथ एक वॉर में वो गए, हालांकि पिछली जो है 200 साल से वो यूएसएसआर का हिस्सा थे। जब उन्हें इंडिपेंडेंस मिली और उस वक्त जो था, जो हुकूमत थी अमेरिका में, वो नेटो को एक्सपेंड करना चाहते थे और उन्होंने उसको इस तरह से कहा कि हम आपको नेटो में शामिल कर लेंगे। यूरोपीय यूनियन ने कहा हम आपको यूरोप में ले आएंगे, लेकिन आज तक वो फॉर्मली लाए नहीं। और रशिया ने बिल्कुल क्लियर बताया था अमेरिका को कि अगर आप नेटो को यूक्रेन में लाए और हमारे बॉर्डर्स पे आए तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारी रेड लाइन होगी। तो यूक्रेन ने वो रेड लाइन क्रॉस की और उसका वो खमियाजा भुगत रहे हैं। और जो भी जंग लड़ी यूक्रेन ने, आपको ये पता होना चाहिए, वो प्राइमरीली अमेरिका की सपोर्ट पे लड़ी। और अमेरिका के बाद दूसरी ताकतों ने जो सपोर्ट किया वो यूरोपीय यूनियन थी। बट यूरोपीय यूनियन का तमाम फाइनेंशियल सपोर्ट एक तरफ रखें और उससे डबल अमेरिका ने उनको सपोर्ट किया। अब जब अमेरिका ने वो सपोर्ट जो है उसको कहा कि हम अभी फ्यूचर में नहीं देंगे, उसको विड्रॉ कर रहे हैं, तो यूक्रेन अमेरिका की सपोर्ट के बगैर रशिया से जंग नहीं कर सकता। जनरल साहब, और रशिया ने ऑलरेडी उनके 25 से 30% इलाके पे कब्जा किया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ यूक्रेन के पास कोई ऑप्शन नहीं है सवाए इसके कि जो अमेरिका एक डील को ब्रोकर करने की कोशिश कर रहा है, तो वो यूक्रेन को सम और अदर खुशी से या नाखुशी से वो डील एक्सेप्ट करनी होगी। जनरल साहब, मैं लास्ट सवाल आपको इसराइल और गजा पट्टी के हवाले से जानना चाहूँगा आपसे। जंगबंदी के बावजूद गजा पर इसराइली हमलों से अमन मुआहदा जो है वो तो मैं समझता हूँ, आप भी समझते होंगे कि तबाह हो चुका है। इसराइली फ़ौज ने एक नक्शा भी जारी किया और फ़लस्तीन को गजा की पट्टी की सरहद के साथ एक बड़ा इलाका खाली करने का हुक्म भी दिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जनरल साहब कि इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा की जो पट्टी है इस पर नए ज़मीनी हमले की एक बड़ी भरपूर किस्म की तैयारी हो रही है। क्या ट्रंप के गजा पट्टी से फ़लस्तीनियों की बेदखली के मंसूबे पर अमल दरामद दोबारा शुरू हो गया है? फिर देखिए, जिस हमले की आप बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी इजराइल ने हमला उन पे कर दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये ऑलरेडी देखें, टोटल उसकी जो लेंथ है गजा की पट्टी इसकी 41 किलोमीटर है। और इसको जो है वो आज तक वो उसको मुकम्मल तौर पे उस पर कब्जा नहीं हासिल कर सके। और जो है इसको 1.5 साल से ज़्यादा उनको अरसा वहाँ हो गया है। और हमास अभी भी एक भरपूर ताकत के साथ इजराइल के सामने खड़ी है। तो ये जो हमला उन्होंने किया है, मैं ये समझता हूँ कि ये हमास को कमज़ोर करने के लिए किया है। कोई भी डील जो होती है फ़लस्तीन के बारे में, अगर वो हमास इसी तरह से मजबूत हुई तो उसमें हमास का लीड रोल रहेगा। अब बाकी जो है, जो फ़लस्तीन की बाकी तंजीमें हैं, जिसमें सबसे बड़ी तंजीम फ़लस्तीन अथॉरिटी है या PLO है, तो वो एक जो है एक डेमोक्रेटिक तरीके से या सुलह सफाई से फ़लस्तीन का हल निकालना चाहती है। तो इसराइल ये चाहते हैं मेरे ख्याल में कि हमास को बहुत कमज़ोर किया जाए और फिर अपनी मर्ज़ी का हल एक उसमें फ़लस्तीन पे मसलत किया जाए। बट मैं साथ ये भी समझता हूँ कि कोई हल भी ट्रंप साहब पेश करें, वो सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इजिप्ट की मर्ज़ी के बगैर उस पर अमल नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल तारक रशीद साहब मेरे साथ थे। दुरुस्त फरमा रहे हैं मेजर जनरल तारक रशीद साहब, 1.5 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है ये जुल्म की दास्तान मुझे भी सुनाते आपको। नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात करेंगे मुस्तफ़ा कत्ल केस में जारी तफ्तीश की, अरमगान के दिल दहला देने वाले इंकशाफात की। आफ्टर दिस ब्रेक वेलकम बैक। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अरमान के बाद इसके वालिद कामरान कुरैशी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कामरान कुरैशी को मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में नहीं बल्कि दूसरे केस में गिरफ्तारी अमल में आई है। इससे बरामद क्या हुआ है और क्या केस था, अब तक कौन कौन से बड़े नाम जो हैं वो सामने आए हैं, इस तमाम बातों पर हम गुफ्तगू करेंगे कराची के सबसे पुराने क्राइम जर्नलिस्ट फ़हीम सिद्दीकी साहब से। फ़हीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पुराने क्या मुझे लग रहा है कि जैसे मैं डायनासोर के ज़माने का हूँ।
फ़हीम भाई, कराची के जो सबसे बेस्ट 3 मेरे ख्याल में क्राइम एक्सपर्ट जिनको मैं जर्नलिस्ट कहता हूं, आप वन ऑफ देम है सर। तो पूछना फ़हीम भाई मैं आपसे ये चाहता हूं कि मुस्तफ़ा अमर कत्ल केस पहले दिन से आपकी नज़र में है, क्या इस केस में कोई अंदरूनी या बैरूनी हाथ जो है वो रुकावट बन रहा है? आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगा कि इस केस की तफ्तीश क्या आप समझते हैं सही रुख पे जा रही है? फ़हीम भाई देखिए, जहां तक दबाव की बात कर रहे हैं आप, अंदरूनी और बैरूनी हाथ की आप बात कर रहे हैं, तो दबाव तो डेफिनेटली है और वो मुख्तलिफ वक्तों में हमें नज़र भी आया है। अब दबाव की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। एक दबाव तो ये होता है कि जी बिल्कुल इसे क्लीन चिट दे दी जाए, वो तो मुमकिन ही नहीं था इस केस में क्योंकि इतनी मीडिया हाइप पकड़ चुका था। अब ये था कि इस केस को कमज़ोर कैसे बनाया जाए, तो इसमें माशाल्लाह से हमारी पुलिस ने भरपूर अपना किरदार अदा किया है और केस को जो है वो बहुत हद तक जो है वो डैमेज किया है। और यही वजह है कि एक स्टेज के ऊपर जो सिंध का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उसे बीच में कूदना पड़ा और उसने कहा, उसने तफ्तीश सिखाई है हमारी कराची पुलिस को, उन्हें लिखा एक लेटर के जनाब ये चीज़ें आपको करनी चाहिए इस केस में, वरना आपने तो केस ख़राब कर दिया है। और उसी में से एक चीज़ थी कि कामरान कुरैशी को इन्वेस्टिगेट करें, पता करें कि वो कौन शख्स है, उसके कारोबार क्या है, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, वो बिजनेस क्या है, उसके बाद पैसा कहाँ से आता है, ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। उस खत को लिखे हुए भी अभी 1 हफ्ता हो चुका था। अब जाकर जो है, बल्कि 1 हफ्ता भी नहीं 10 दिन हो चुके थे, अब जाकर जो है वो कामरान कुरैशी को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। 20 तारीख को उसकी गिरफ्तारी कही जा रही है पुलिस की जानिब से, लेकिन ज़रा हमें यही बताते हैं कि वो 18 को जो है गिरफ्तार हो गया था। अब उसके ऊपर आपने अभी केस क्या बनाया है जनाब, उससे आइस बरामद हुई है। अरे ये भी कोई केस है। दूसरा केस आपने उसके ऊपर क्या बनाया है कि जनाब उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है। खुदा के लिए भाई मजीद केस को ख़राब ना करो। अभी तो इस केस में आपने ये बताना था कि जिस रात अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया, उसके बाद अपने बाप को फ़ोन किया, तो उसके बाप ने जो उसे मशवरा दिया, जो अरमगान अदालत में बता चुका है कि रुपोश हो जाओ, और उसके मशवरे पर अमल करके जो है स्कर्दू चला गया, वो वहाँ जाकर छुप गया अरमगान और शिराज दोनों जाकर। तो ये जो शरीक मुलजिम वाला मामला था, इसमें आपने इतनी ताख़ीर क्यों की? फिर जो असला है जो मिला है अरमगान के पास से, उसके ऊपर अरमगान ने वाज़ेह अल्फाज में इन्वेस्टिगेशन में कहा है कि जनाब इस असले के बारे में मुझे नहीं पता, ये सारे मामला जो हैं वो कामरान कुरैशी यानी मेरे बाप देखता था। अभी आपने ये जानना है कि वो असला कहाँ से आया। भाई आपने उस केस में अभी तक इसे गिरफ्तार नहीं किया। फ़हीम भाई जो आपकी गुफ्तगू मुझे समझ आ रही है इस वक्त, वो तो ये है, मैं आपको सेकंड कर रहा हूँ, लेकिन उसका वकील भी कामरान कुरैशी को ज़हनी मरीज करार देकर उसी तरफ बात लेके जा रहा है जो आप फरमा रहे हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि मकतूल के वर्सा जो है वो तहकीकात और केस से किस हद तक इस पेशरफ से मुतमिन नजर आए, क्या बात हुई आपकी? देखिए, कोई वो अभी तक जो है पेशरफ के ऊपर मुतमईन नहीं है। उनका इत्मीनान तो उसी दिन होगा जब अरमगान को और शिराज को जो है वो सज़ा हो जाएगी। अभी तो वो सिर्फ ये है कि देखो कि पॉलिसी के ऊपर है कि देखो क्या होता है आगे जाकर। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी स्टेज पर कि अरमगान या कामरान कुरैशी जो है वो ज़हनी मरीज है, हो ही नहीं सकता। इंतहाई शातिर है और उस दिन के बाद से, जिस दिन से अरमगान गिरफ्तार हुआ है और मीडिया पर कामरान कुरैशी की इंटरव्यू हुई है, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बात करने का अंदाज, उसका प्रेशर डालने का अंदाज, जिस तरह से वो जज के कमरे चैम्बर में घुस गया और जिस दिन जो है पहली दफ़ा अरमगान को पेश किया गया और जाकिर हुसैन जो जज थे उन्होंने कामरान कुरैशी के कहने पर उसे जेल भेज दिया, बजाय उसके उसका रिमांड दिया जाता। वो किसी भी तरह से ज़हनी मरीज नहीं है, इंतहाई शातिर लोग हैं। लेकिन वो पुलिस जो है मुझे लग रहा है कि उनकी शातिराना चालें हैं उनमें आ चुकी है। होना क्या चाहिए बहुत वाज़ेह है। भाई लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो मैंने फील किया पहले वो जिस तरह लोगों के ऊपर चढ़ दौड़ा और उसके बाद मीडिया को भी उसने अच्छे ज़बान इस्तेमाल नहीं किया, अब उसने मीडिया से भी माफ़ी मांगी और सीधी राह पे चल रहा है कामरान कुरैशी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं फ़हीम भाई, कामरान कुरैशी के पीछे डॉन माफिया मेरी रिपोर्ट के मुताबिक है, वो कौन सा डॉन माफिया है? देखिए, कोई एक नहीं है। जो ये ड्रग माफिया है वो अलग है, और जो असलहे के मामला अब तक सामने आ रहे हैं और जिस लाविल का असलहा अब तक सामने आ रहा है, तो इसमें यह भी है कि जो वेपन माफिया है वो भी जो है इसके पीछे। और ये बात कही जा रही है कि सारी डीलिंग जो है वो कामरान कुरैशी करता था, तो जाहिर है उसके पीछे जो ऐसे गैंग्स हैं जो उसे ड्रग्स भी सप्लाई करते थे, जो उसे जो है असला भी सप्लाई करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट लोग जो हैं उसके पीछे हैं और ये नाम जो है बहुत शुक्रिया। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम फ़हीम सिद्दीकी मेरे साथ थे।
नाजरीन, अल्लाह पाक मुस्तफ़ा आमर कत्ल केस में उसके लवाकिन को सब्र दे और उनको इंसाफ दे। मेरी इंतज़ामिया से और हुकूमत पाकिस्तान से भी दरख्वास्त है, ये बहुत बड़ा केस है, जल्द से जल्द इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर फेस टू फेस में 7:03 पर आपके लिए हाजिर खिदमत होऊंगा। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।